अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, बाबर नदीम हियर। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा कोड फी एक्ट का जो है वो सेकंड लेक्चर है और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो थोड़ा सा मैं रीकैप कर दूं लेक्चर वन को। अगर आप में से किसी ने लेक्चर वन नहीं सुना तो प्लीज़ अभी वो यूट्यूब के ऊपर जाए और जाके कोड फी एक्ट का जो लेक्चर वन है पहले वो सुने, फिर ही इसका फ़ायदा होगा। और थोड़ा सा मैं उसको रिकैप कर देता हूँ। लेक्चर वन क्या था? लेक्चर वन ये था कि हमने ये देखा कि हमने अपडेटेड लॉ कैसे अरेंज करना है। बल्कि हमने कोड फी एक्ट के लिए क्या देखा, हमने किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए देखा। फिर हमने ये देखा कि भाई साथ के साथ अपना इंडेक्स बनाना है, उसी तरह चैप्टर लिखने हैं, उसी तरह इस सेक्शन लिखना है, उसी तरह ही सब कुछ लिखना है, ताकि वो सब कुछ मेमोराइज होता जाए एक स्कीम की शक्ल में। ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कोड फी एक्ट को हमने स्टार्ट किया, उसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस देखा। फिर हमने ना देखा कि जो कोड फी है वो किन अशकाल में अदा होती है, वो हमने देखी। एडहेसिव और इम्प्रेस फॉर्म में जो है वो अदा होती है। फिर उसके बाद हमने एडहेसिव और इम्प्रेस्ड फॉर्म में जो है वो कोड फी जो है वो अदा होती है, वो हमने देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोड फी जो है वो किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगती है, किन किन प्लेन्स के ऊपर लगती है और किस तरह से लगती है। वो हमने पहले देखा कि एक शेड्यूल 2 है जो फिक्स्ड रेट की बात करता है। ठीक है, उसका एक कॉलम बताता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और दूसरा कॉलम ये बताता है कि वो फिक्स रेट क्या होंगे। ठीक है। फिर हमने कॉलम वन देखा जिसमें सिचुएशन कैसे चेंज होती हैं कि मसलन हमने देखा कि अगर 90 दिन में रिव्यू का फाइल कर दिया जाए हाई कोर्ट में तो कितनी कोर्ट फी लगनी है, और अगर 90 दिन के बाद किया जाए तो कोर्ट फी कितनी लगनी है। ठीक है। इस तरह हमने और सिचुएशंस भी सारी की सारी जो है वो वहाँ पे जो है वो डिस्कस की थी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा कि फिर हमने एक डिफ़ॉल्ट सेक्शन जो कि शेड्यूल 1 और उसका सीरियल नंबर 1 है वो देखा, जो कि हर उस सिचुएशन को कवर करता है जो कि कोड फी एक्ट में कहीं पे भी जो है वो नहीं लिखी हुई। और उस सिचुएशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि वो सीरियल नंबर 1 पे जो है वो ये बताता है कि जो भी उस दावे की, उस डॉक्यूमेंट की, उस एप्लीकेशन की जो भी अमाउंट और सब्जेक्ट मैटर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, उसका 7.5% निकाल लो तो वो कोड फी लगेगी। फिर हम इस चक्कर में पड़ गए कि अब ये सब्जेक्ट मैटर और वैल्यू कैसे डिटरमिन करने हैं, तो मैं आपको ले गया सेक्शन 7 पे। ठीक है। और फिर हमने एक सूट फॉर तो उसकी हमने मुख्तलिफ सिचुएशंस को डिस्कस किया कि भाई फिर कैसे 7.5% कोर्ट फी निकलेगी, फिर कैसे 7.5% कोर्ट फी निकलेगी। तो हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से किया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी जो कि कोड फी एक्ट में नहीं लिखी, कि एक 1983 में ऑर्डिनेंस आया, अबोलिशन ऑर्डिनेंस, जिसने आके ये कहा कि 25,000 तक अगर सब्जेक्ट मैटर हो तो कोड फी माफ है, चाहे वो सिविल हो, क्रिमिनल में तो लगनी ही लगनी नहीं है। ठीक है। फिर हमने उस सिचुएशन को भी देखा। और फिर उसके बाद मैंने आपको, अभी सेक्शन 7 जारी था तो मैंने आपको ये कहा कि हम ना वो पढ़ लेते हैं, बे रीडिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो वो भी मेरा ख्याल है सेक्शन 2 या 3 पे ही हम लोग थे। तो फिर मेरी वो तबीयत ख़राब हो गई, नींद आ गई, तो फिर हमने वहाँ पे उसको जो है वो रोक दिया। तो आज हम जो है वो आगे चलते हैं और इंशाल्लाह वहीं से बे रीडिंग को मुकम्मल करते हैं, फिर सेक्शन 7 को पकड़ते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं और वापस हम अपने उधर चलते हैं जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है। इंडेक्स आप बना रहे हैं और आई थिंक सेक्शन 1 हमने पढ़ा था
और सेक्शन 1A भी हमने पढ़ा था, और ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि हमने इसको और सेक्शन से भी रिलेट किया था। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की हमने बड़ी अच्छी तरह से जो है वो डेफिनेशन जो है उसको देखा था, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है। तो फिर हमने देखा था कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह वो सारा कुछ जो बनाना हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि हमें थारोली जो है उसको स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो सेक्शन 2 जो है उसको भी देखा था, लेकिन उससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था उसका, के साथ पेयर एक्ट को भी देखें, इधर देखें तो ये देखें चैप्टर 1 तो प्रीलिमिनरी हो गया ना, ये चैप्टर हो गया, लेकिन चैप्टर 2 है फी इन द हाई कोर्ट्स और चैप्टर 3 है फी इन द अदर कोर्ट्स। तो अभी से अपना कॉन्सेप्ट बना लें कि भाई चैप्टर 2 हाई कोर्ट का है और चैप्टर 3 जो है बाकी कोर्ट्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैंने जो है वो आपको ये बताया था कि सेक्शन के नंबर भी याद रखें, मसलन हाई कोर्ट वाला सेक्शन 3 से 5 है, और जो मसलन अदर कोर्ट्स वाला है, जो अदर कोर्ट्स में कोर्ट फी से डील करता है, वो सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 19 तक है। तो वो भी मैंने आपको जो है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब फर्ज करें अगर वो सिविल कोर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन करता है तो आपने सेक्शन ढूंढना है, तो आपके लिए कितनी आसानी हो गई कि भाई सेक्शन 3 to 5 तो हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि वो चैप्टर 2 है, और 1 से 2 सेक्शन भी नहीं हो सकते क्योंकि वो चैप्टर 1 है। तो अब चैप्टर 3 को मैं देख लेता हूँ उसमें क्या है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको चैप्टर 2 बाद में पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर 3 को देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 में चैप्टर 3 में जो सबसे पहला सेक्शन था वो था कौन सा जी, फी इन अदर कोर्ट्स आर इन पब्लिक ऑफिसेज। ठीक है, तो इसमें क्या था, एक्सेप्ट इन द कोर्ट्स हियर इन बिफोर मेंशन, यानी वो ऊपर हाई कोर्ट था ना, तो कहता उसको छोड़ दो। ठीक है, अब वो कहता है नो डॉक्यूमेंट ऑफ एनी ऑफ द काइंड स्पेसिफाइड एज चार्जेबल इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल टू दिस एक्ट annex shall be filed, exhibited or recorded in any court of justice or shall be received or furnished by any public office unless in respect of such documents there be paid a fee of an amount not less than that indicated by either of said schedule as the proper fee or such document। देखें, उसने हर चीज क्लियर कर दी। उस दिन तो मैंने आपको डायरेक्ट ले गया था ना शेड्यूल के ऊपर कि ये डॉक्यूमेंट ये उसकी कोर्ट फी है, लेकिन ये तो हमने देखा ही नहीं था कि उसकी बाइंडिंग फोर्स कौन सा सेक्शन है, तो वो है सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 मस्ट बी रेड विद शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। तो ये सेक्शन 6 है जो कहता है कि ये आपको कोर्ट फी जो है वो अदा करनी होगी एज पर शेड्यूल 1 और एज पर शेड्यूल 2 जो है उसके मुताबिक आपको जो है वो कोर्ट फी जो है वो देनी होगी। जो डॉक्यूमेंट वहां पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपको कोर्ट फी जो है वो पे करनी पड़ेगी। अच्छा, ये कौन सी बात हो रही है, एक्सेप्ट इन कोर्ट्स हियर इन आफ्टर मेंशन। अच्छा, मैंने आपको एक और भी गुर बताया था, मैंने बताया था उर्दू वाले बेर एक पास रखें, एक नजर आप जो उर्दू वाला है उसको भी देख लिया करें, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाता है, और ज्यादा क्लियर हो जाता है। ठीक है, मसलन ये देखें ना, अब ये पढ़ने वाला नहीं है, ये तो बड़ा आसान था। ये मुफस्सल अदालतों या सरकारी दफ्तर में दर्ज करवाई गई दस्तावेजों पर फीस मज़कूरा बाला बयान की अदालतों के अलावा, वो जो ऊपर हाई कोर्ट वाली बात जो भी हमने पढ़नी है, इस एक्ट से मुंसलिक पहले या दूसरे शेड्यूल में बतौर काबिल महसूल मखसूस करदा किसी किस्म के दस्तावेज को किसी कानून के अदालत में दायर पेश या दर्ज नहीं किया जाएगा और ना ही उस वक्त तक वसूलियाँ फराहम किया जाएगा जब तक इस दस्तावेजात के हवाले से इस हद तक किसी रकम की फीस अदा न की जाए जिसे इस दस्तावेज के लिए मुतलका फीस के हवाले से किसी भी मज़कूरा शेड्यूल के जरिए बयान किया गया हो। तो होप कि आपको मेरी बात जो है वो क्लियर होगी। अच्छा, ये बात कर रहा था किसकी, सिविल कोर्ट्स वगैरह में जो कोर्ट फी आ रही है। अब हम चलते हैं वो जो ऊपर हम छोड़ आए सेक्शन 3 और 4, सेक्शन 3 और 4। ठीक है, अच्छा सेक्शन 4 पहले देख लेते हैं। ये सेक्शन 4,
fee on document filed in high court in their extraordinary jurisdiction. अच्छा एक सेक्शन 3, levy of fees in high courts on their original sites. देखिए अब सेक्शन 3 और 4 में वर्क देखें, ये बात करता है जब सेक्शन 3 बात कर रहा है जब हाई कोर्ट कोई केस सुनेगी इट्स इन इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन, और सेक्शन 4 बात कर रहा है कि फी ऑन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड इन हाई कोर्ट इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिडिक्शन। ठीक है, अच्छा जो जो मतलब ओरिजिनल जुरिडिक्शन या ओरिजिनल साइड क्या है, जहां पे फर्स्ट टाइम केस हाई कोर्ट में आता है। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे यानी क्रिमिनल केस में भी हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है, कुछ सिविल मैटर्स में हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है। जरूरी नहीं है कि अपील में ही मैटर जाए, जरूरी नहीं है कि ओरिजिनल अरबियन में ही मैटर हाई कोर्ट में जाए, जरूरी नहीं है कि रिट में ही मैटर हाई कोर्ट में जाए। ठीक है, तो ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में भी हाई कोर्ट में केस जा सकता है, और अगर तो मसलन एज ए ट्रायल कोर्ट वो उसको डील कर रहा है तो फिर तो हम उसको कहेंगे ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन या ऑन ओरिजिनल साइड। लेकिन जब हाई कोर्ट वही केस सुनेगी रिट में, वही केस सुनेगी रिवीजन जुरिडिक्शन में, वही केस सुनेगी एपलेट जुरिडिक्शन में, वही केस सुनेगी हाई कोर्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में, तो उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन। तो दोनों में आपको फर्क समझ आ गया, आपको सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में भी समझ आ गया। अब आप सेक्शन 3 को एक नजर देखते हैं। ठीक है, अच्छा सेक्शन 3 क्या है, वो कहता है Section 3 levy of fees in High Court on their original side. कह रहा है the fees payable for time being to the clerks and officers other than the sheriffs and attorney of the High Courts. अच्छा इसको जरा ना क्लियर करें। ठीक है, हमने तो दो तरीके पढ़े थे कि भाई एक जो है वो एडहेसिव स्टैंप, वो सेक्शन 26 या इम्प्रेस स्टैंप, उन दो सूरतों में जो है वो फीस जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आ गई, वो ये है कि फी पेएबल फॉर द टाइम बी टू द क्लर्क एंड ऑफिसर्स। यहाँ से मैं जो चीज, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने इसको नहीं देखा, लेकिन यहाँ से जो मैं चीज निकाल रहा हूँ, यहाँ से जो चीज मैं अखज कर रहा हूँ वो ये है कि हाई कोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कुछ जगहों पे फी जो है वो डायरेक्ट भी पे की जाती है हाई कोर्ट के ऑफिसर्स को और क्लर्क्स को। ठीक है, तो वो कह रहा है चाहे आप उनको डायरेक्ट वो क्लर्क या अदर ऑफिसर्स को वो कोर्ट फी पे कर रहे हैं, ठीक है, या बेशक टिकटों की सूरत में आप पे कर रहे हैं, डायरेक्ट पे कर रहे हैं, अदर देन दी शेरिफ एंड अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, अच्छा अब बात सुने, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये कहा था कि मैं आपको साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि अगर कहीं पे कोई मुश्किल टर्म आ जाती है तो फिर क्या करना है, फिर घबराना नहीं, फिर हमने कैसे उसके ऊपर रिसर्च करनी है। मसलन ये शेरिफ जो है, शेरिफ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है शेरिफ का, तो मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया। जब मुझे इसका मतलब नहीं ना आया था तो मैं ना फौरन गया उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, मैं गूगल ड्राइव पे गया और मैंने इधर लिखा शेरिफ, शेरिफ ऑफ हाई, ये लिखा। ठीक है, तो मुझे यहाँ से जो है ना इसका मतलब ये पता चला हाई कोर्ट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब मैं बताऊं शेरिफ कौन है। शेरिफ बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि हाई कोर्ट ने अपने रिट में जो ऑर्डर होते थे उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हाई कोर्ट ने, क्राउन ने अपने बंदे जो है वो भर्ती किए होते थे कहाँ पे, हाई कोर्ट के अंदर, जो कि क्या करते थे, कोर्ट के ऑर्डर को जो थे वो इन्फोर्स करवाते थे, और उनको क्या कहते थे, शेरिफ। मे बी उनको अब बैलफ कहते हो, प्यादे कहते हो, लेकिन उस वक्त जो वर्ड शेरिफ था उसका मकसद ये था कि ये हाई कोर्ट का अपना एक बंदा होता है जो कि उस ऑर्डर को क्या करवाता है, कोर्ट के ऑर्डर की क्या करवाता है, तमील करवाता है। तो अभी मैंने बस नहीं की, अब आप जरा आए ना, मैंने आपको बताया था कि उर्दू वाला एक्ट भी साथ पढ़े। जरा आप सेक्शन 3 पे आए, ये देखिए, हाई कोर्ट में असल मालियत पर फीस का आयद करना।
हाई कोर्ट के क्लर्कों और अफसरान अदालत के नाज़िम, लो जी शेरफ की वो डेफिनेशन क्या कर रहा है, अदालत के नाज़िम, वही हो गया ना फिर कि कोर्ट ऑर्डर की इन्फोर्समेंट के लिए जो ऑफिसर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं शेरफ। तो उर्दू में उसका तर्जमा क्या किया उन्होंने, अदालत के नाज़िम। तो होप क्या वो आपको कभी भी इसकी डेफिनेशन जो है वो नहीं भूलेगी, ठीक है। अदर दैन द शेरिफ एंड अटॉर्नीज ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक है। वो कह रहा है कि वो फी जो कि हाई कोर्ट के क्लर्क या ऑफिसर्स को दी जाती है, मास वाई उनके जो शेरिफ्स और अटॉर्नीज को दी जाती है, ठीक है, आर चार्जेबल इन सच ऑफ कोर्ट्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ फर्स्ट एंड सेक्शन 712 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, या वो कोर्ट फी जो के शेड्यूल 1 के सीरियल नंबर 11 और शेड्यूल 2 के ये सीरियल नंबर के अंडर जो है वो अदा की जाती है, शैल बी कलेक्टेड इन मैनर हेयर इन आफ्टर अ पीरियड। और वो कहता है वो ली जाएगी किस मेथड में, जो मैं आगे रूल 4 में बताऊंगा, किस में बताऊंगा, रूल 4 में बताऊंगा। होप कि आपको हो या आगे जाके कोर्ट फी में वो बताई जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ना इस सेक्शन को थोड़ा सा अपने तरीके आपके लिए इंटरप्रेट किया है, ठीक है। द फीस पेएबल फॉर द टाइम बीन टू द क्लर्क्स एंड ऑफिसर्स, वो कहता है रेड विद सेक्शन 27, रेड विद सेक्शन 27, सेक्शन 27। ये देखिए मैं सारा कुछ लैपटॉप पे मैंने खोला, मेरे पास कोई बुक नहीं है, यानी ये इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि वो आप इजीली उसको जो है, ये सेक्शन 27 आ गए, रूल्स फॉर सप्लाई नंबर रिन्यूअल, ठीक है। इसमें एक जो चीज है ना, ये देखिए, provided that in case of stamp used under section 3 in a high court, such rules shall be made with concurrence of the chief justice of such court। यानी वापस आ जाए, वो कहना ये चाहता है कि जो क्लर्क और जो ऑफिसर्स ने फी लेनी है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसने बनाने हैं, वो हाई कोर्ट ने बनाने हैं। इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी ये मजबूरी है कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो फिर मैं हर लिहाज से मैं इतना डेप्थ में जाके पढ़ाता हूँ कि मेरा मकसद होता है कि इनको अगर 10 बातें बताऊं 2 तो याद रह जाए, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अदर देन शेरफ, सर्च डेफिनेशन फ्रॉम विकिपीडिया, देखिए मैंने अभी उधर जाके लिखा था डेफिनेशन, तो शेरफ की डेफिनेशन आपको आ गई। एंड अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट्स, ठीक है। देखें हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल और जो इनके अपने भी तो वो होते हैं ना वहाँ पे, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि उनके अलावा, अब वो कहता है कि ये जो है ना शेरफ और अटॉर्नी वाली डेफिनेशन, इसको सेक्शन 36 के साथ मिला के पढ़ें। किसके साथ, सेक्शन 36, ये लो। अच्छा, आपने गौर किया हमारा, हाँ, एक लेक्चर पढ़ रहे हैं तो हमारे बहुत सारे सेक्शन साथ में क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। मसलन सेक्शन 26 हमने पढ़ा, सेक्शन 27 हमने पढ़ा, सेक्शन 36 हमने पढ़ा, 34 भी पढ़ा। तो आप देखिएगा ये लेक्चर्स में बाकी बहुत सारे सेक्शन ऐसे ही कवर हो जाने। save of fees over nothing in chapter 2 and chapter 5, chapter 2 वो हाई कोर्ट वाला, and chapter 5 of this act applies to the fee which an officer of high court is allowed to receive in addition to a fixed salary। वो पता क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो फी दी जाएगी किसको, क्लर्क और ऑफिसर्स को, ठीक है, अदर देन शेरिफ और अटॉर्नीज। वो कह रहा है कि ये अगर उस ऑफिसर को कोई न्यूमरेशन मिलती है, कोई अजाजिया मिलता है उसको, तो ये वो अजाजिया कोर्ट फी के तौर पे जो है वो डील नहीं होगा। दोबारा बताता हूँ, वो कहता है नथिंग इन चैप्टर 2 चैप्टर 5 ऑफिशियल विच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इज अलाउड टू रिसीव इन एडिशन टू अ फिक्स सैलरी, कि अगर उसको कोई बोनस, कोई स्पेशल बोनस मिल रहा है तो वो कोर्ट फी के जुमरे में नहीं आएगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको सेक्शन से सेक्शन रिलेट करता चला जाऊं, तो फिर वो कोर्ट फी जो हमने पूरा पढ़ना है वो वाला मकसद भी पूरा हो जाएगा। यकीन जाने हर सेक्शन का दूसरे सेक्शन से कोई रिलेशन होता है, अदरवाइज उस सेक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है। अच्छा, आर चार्जेबल इन
अब वो आ गई यहाँ जो उसके तहत। अच्छा, अब मैंने आपके लिए एक और आसानी की, ठीक है। वो क्या की कि अब वो जो उसने शेड्यूल कहा था ना एड वलोरम में, आर्टिकल 11, और वो ये देखे मैंने लिख दिया है कि रिवीजन अगर हो सेक्शन 115 में और सब्जेक्ट मैटर जो है वो किससे एक्सीड करे, 2000 से कम हो तो 7.5 रुपए, अगर वो 7.5 तो फिर कितना 15 रुपए की कोर्ट फी लगेगी। और बाकी वो जो वो कह रहा है वकालतनामे पे 2 रुपए की, एप्लीकेशन अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट 20 रुपए की, ठीक है। और एजेक्टमेंट पिटीशन या एवरी पिटीशन अंडर द डिवोर्स एक्ट वो सेक्शन 20 रुपए की। तो वो मैंने उनको भी जो है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कलेक्टेड इन मैनर हियरइन आफ्टर अपीयरिंग वो सेक्शन 4 एंड 5 की बात करता है। तो भाई बताएं फिर, बेशक मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया है, सेक्शन 3 क्लियर हुआ आप, सेक्शन 3 क्लियर हुआ आपको? मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि हाई कोर्ट में जो फीस है, और फिर मैंने उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन भी करके बताई है। मकसद क्या है कि आप खुद भी इस तरह पढ़ें, आपको भी अगर कोई चीज नहीं आती रुक के उसका वो निकाल के तो वो देखें। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, फर्ज करें ये मुझे नहीं पता था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेक्शन 26 से रिलेट करेगी, ये वाली डेफिनेशन ये सेक्शन 26 से रिलेट करेगी, या ये वो क्या कहते हैं 27 से रिलेट करेगी। तो फिर मैंने भला क्या किया, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट स्टडी। मुझे इतना पता था कि जो डेफिनेशन होती है वो हमेशा आगे किसी ना किसी प्रोविजन में जाके उसका जिक्र होता है। तो मैंने कहा मैं अभी देख लूं कि ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होनी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने वो निकाला, और इसमें एक ऑप्शन होता है कंट्रोल एफ फाइंड का, ये आ गया। यहाँ मैंने लिखा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और फिर मैं उसको सर्च करता गया, वो मुझे उन सेक्शंस के ऊपर लेता गया और मैं उनको नोट करता गया। बल्कि मेरे पास अगर बुक होती तो मैं ये 34 की साइड पे यहाँ पे लिखता प्लस डाल के सेक्शन 1A, ताकि जब मैं 34 पे आता तो मुझे पता होता इसको सेक्शन 1A के साथ पढ़ना है, और जो सेक्शन 1A है वहां पे मैं लिखता प्लस 34 प्लस 32 प्लस फलाना। क्यों? क्योंकि जब मैं सेक्शन 1A पढ़ूं तो मुझे पता हो इसके साथ वो सेक्शन रिलेट करना है, चाहे मैं 10 दिन बाद पढ़ूं, महीने बाद पढ़ूं, साल बाद पढ़ूं। तो प्लीज आप भी ऐसे करें, आप भी एक सेक्शन को जब पता चल जाए ना ये दूसरे से रिलेट है, तो पहले सेक्शन की साइड पे प्लस डाल के लेड पेंसिल से उसके साथ उस सेक्शन का रेफरेंस लिख दिया करें, और उस सेक्शन के साथ जो है वो पहले वाले सेक्शन का रेफरेंस लिख दिया जाए। फिर आप जब कभी उसको दोबारा पढ़ेंगे तो फौरन आपका माइंड क्लिक करेगा, ओहो इसको तो उस सेक्शन के साथ रिलेट करके बताना था। ये मैं कोड फी के लिए नहीं कह रहा, मैं किसी भी बेर एक्ट के लिए कह रहा हूँ। मैं तो अमूमन जो था, मैं अगर आपको अपना वो पुराना बेर एक्ट दिखा सकूं, मैं तो वो जो आखिर पे अपेंडिक्स नहीं दिए होते, फॉर्म ए फॉर्म बी, चाहे वो सीआरपीसी हो सीपीसी हो, तो मैं स्टैचू पढ़ने से पहले ही एंड पे जाता था, मैं देखता था अच्छा ये सेक्शन 7 से रिलेट करता है, तो मैं सेक्शन 7 पे आके लिख देता था अपेंडिक्स ए। अच्छा ये फलां सेक्शन से रिलेट करता है, तो वो फिर जब मैं बेर एक्ट पढ़ता था तो बड़ा मजा आता था। वो जब वो कहता था अब जाके अपेंडिक्स भी देख लो, फॉर्म भी देख लो एंड पे जाके, तो मुझे वो बड़ी समझ आती थी। मैं कहता था वाह भाई ये बड़ा कमाल हो गया। तो ये बड़े गुर की बात मैंने बताई है। मुझे अफसोस होगा कि अगर किसी दोस्त ने ये लेक्चर जो है वो पूरा नहीं सुना। अब आगे चलें, और आप प्लीज कमेंट किया करें। देखें, अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे इस चीज का एहसास होगा कि आपको उस लेक्चर की कदर है, आपने उस लेक्चर को पढ़ा है। जब आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि सर मैंने पढ़ा या मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर आप लोगों ने सिंपल उसको देख लिया और फिर बंदा कहता है कि शायद ये इसके लिए नहीं था, आने वाली किसी नस्ल के लिए ये जो यूट्यूब पे लेक्चर लिखा है शायद ये वो इसको पढ़ ले, ठीक है। अब मैं आगे चलूं, हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं जी। अब सेक्शन 3 मैंने पढ़ा दिया, मैंने इधर ज्यादा नहीं रुकना। अब सेक्शन ये देखिए मैंने भी अपना इंडेक्स बनाया हुआ है साइड पे ना। अब मैं एक दफा रिपीट भी कर लेता हूँ कि चैप्टर 1 में वो शॉर्ट टाइटल था, सेक्शन 1A में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट था, चैप्टर 1 का नाम प्रीलिमिनरी था, चैप्टर 2 का नाम फीस इन हाई कोर्ट था, और सेक्शन 3 में लेवी ऑफ हाई कोर्ट ऑन ओरिजिनल साइड था। अब हम जा रहे हैं सेक्शन 4 पे। वो था ओरिजिनल साइड पे, और सेक्शन 4 है क्या, वो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन की साइड पे बात करेगा, ठीक है। और सेक्शन 3 में उसने बात खत्म कर दी, उसने ये कहा है कि जी जो शेड्यूल में फीस दी गई है, हाई कोर्ट का लिखा गया है, उसके मुताबिक आपने जो है वो फीस लेनी है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में क्या होगा, कह रहा है no document of any of the kind specified in the first or second schedule to this act annex and chargeable with fee shall be filed, exhibited or recording in or shall be received or furnished by any of the high court in any case coming before such court। अब इसको सेक्शन 3 से भी मिला के पढ़ें और सेक्शन 4 से भी मिला के पढ़ें। वो कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो हाई कोर्ट में उस वक्त तक एंटरटेन नहीं किया जाएगा जबकि प्रिस्क्राइब्ड कोर्ट फी जो है वो उसमें अदा नहीं की जाएगी। अब आप सेक्शन 4 को सेक्शन 6 के साथ मिला के पढ़ें तो सेक्शन 6 बात करता है सिविल कोर्ट्स की कि भाई कोई डॉक्यूमेंट नहीं डील करना जब तक कि कोर्ट फी नहीं लगेगी। और सेक्शन 3 किसकी बात करती है, सेक्शन 3 किसकी बात करता है, वो बात करता है हाई कोर्ट, सॉरी सेक्शन 4 किसकी बात करता है, सेक्शन 3 और 4 वो बात करता है हाई कोर्ट की, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात लिखी है, सूट्स की बात नहीं लिखी, एप्लीकेशंस की बात नहीं लिखी। उसकी रीजन क्या है, वो हमें पता है कि ऑर्डर 7 रूल 11 ये कहता है कि जब एक कोर्ट फी डेफिशिएंट होगी या होगी नहीं तो कोर्ट पहले उसको एक वार्निंग देगा कि भाई आप इस कोर्ट फी को क्या करो, पूरा करो। और अगर वो नहीं करेगा तो कोर्ट उसके अगेंस्ट क्या करेगा, वो एक पीनल एक्शन लेगा। लेकिन अगर एक डॉक्यूमेंट है, वकालतनामा है, तो उसको तो लेना ही नहीं है जब तक कि उसके ऊपर कोर्ट फी ना लगे। होप कि आपको मेरी बात की जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ गई। अब मैं आगे चलूं। अच्छा वो कह रहा है इन एनी केस बिफोर सच कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिविल जुरिडिक्शन, वही रिट में अगर कोई सिविल मैटर आ गया, ठीक है, रिट में अगर कोई सिविल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन होगी ना, बताया आपको ओरिजिनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क जो है, ठीक है। जब किसी स्टैचू में लिखा होता है कि ये हाई कोर्ट एज ओरिजिनल जुरिडिक्शन सुनेगी तो वो ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन है, और जब रिट में जाएंगे या अपील में जाएंगे या रिवीजन में जाएंगे तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहेंगे, ठीक है। बल्कि मैं आपको बताऊं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जब रिट में जाएंगे ना हाई कोर्ट में तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन कहेंगे। तो एक हो गया ओरिजिनल जुरिडिक्शन, एक हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन, तो एक आ जाएगा आगे एपलेट जुरिडिक्शन। अगर अपील में गए हैं तो एपलेट जुरिडिक्शन, और अगर आप गए हैं किसमें रिवीजन में तो रिवीजनल जुरिडिक्शन, और अगर कोई रेफरेंस गया है कोई आर्बिट्रेशन में तो रेफरल के तौर पे जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो कह रहा है चाहे वो हाई कोर्ट की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन हो, चाहे ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जुरिडिक्शन हो, चाहे एपलेट जुरिडिक्शन हो, ठीक है। अच्छा तो वो क्या कहता है, सिविल जुरिडिक्शन आर 2 मोर जजेस, ठीक है, इसको छोड़ें। इन रिगार्ड अपील फ्रॉम द कोर्ट सब्जेक्ट इन एक्सरसाइज, यानी जिस भी जुरिडिक्शन में कोर्ट उसको कह रहा है आर एज ए कोर्ट ऑफ रिवीजनल। अब ये वाली चीज पढ़ने वाली, unless in respect of such document there be paid a fee of an amount not less than indicated by either of the said schedules as the proper fee for such documents। देखें ओरिजिनल जुरिडिक्शन की उसने सेक्शन 3 में बता दी ओरिजिनल साइड पे, ठीक है, और जो वो उसने कहा जो शेड्यूल्स के अंदर लिखी है, और ये वाली जो है उसने यहाँ पे बता दी कि वो जो है ना जो फीस उधर लिखी है शेड्यूल में जब तक वो नहीं दी जाएगी या उससे ज्यादा नहीं दी जाएगी तब तक कोर्ट उसको उस केस को इंटरटेन जो है वो हाई कोर्ट जो है वो उस केस को इंटरटेन जो है वो नहीं करेगी। अब अगर किसी ने मजीद कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं तो वो जाके तो इसको उर्दू में भी पढ़ ले तो और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं जी, ठीक है। अब हमने सेक्शन 1 देख लिया, हमने सेक्शन 1A देख लिया, हमने चैप्टर 2 में सेक्शन 3 देख लिया, और ओरिजिनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन देख लिया। अब सेक्शन 5 है प्रोसीजर इन केसेस डिफरेंट एज टू नेसेसिटी ऑफ द अमाउंट फी। अच्छा ये बड़ा सिंपल सा है,
ये कहता है कि जब डिस्प्यूट हो जाएगा किसके दरमियान, कोर्ट फी देने वाला, कोर्ट फी किसने पे करनी होती है, या तो वो पार्टी ने, मुद्दई ने, प्लेंटिफ ने, कंप्लेनेंट ने, और या उसके वकील ने देनी होती है उसके दरमियान। और वो जिसने कोर्ट फी लेनी है, हाई कोर्ट का जो भी नुमाइंदा है या अदरवाइज, उसके दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस सूरत में वो रेफर किया जाएगा मैटर टैक्सिंग ऑफिसर को। टैक्सिंग ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर है जो कि वो उस फील्ड में, कोर्ट फी की फील्ड में एक्सपर्ट होगा, और उसको कौन अपॉइंट, किसने अपॉइंट किया होगा, वो अपॉइंट किया होगा हाई कोर्ट ने, ठीक है। हाँ, उसको रेफर किया जाएगा। और अगर वो मैटर होगा ऑफ जर्नल मैटर, जर्नल इंपॉर्टेंस, यानी पब्लिक मैटर, हर एक के लिए उसका इशू आ रहा होगा, तो फिर वो मैटर किसको रेफर किया जाएगा, वो रेफर किया जाएगा चीफ जस्टिस साहब को, जो उसके ऊपर क्या करेंगे, डिसीजन देंगे। अब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Procedure in cases of different as to necessity of amount of fee. When any difference arises between the officers whose duty is to see that any fee is paid under this chapter and any suitor or attorney, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है when a difference arises between किसके दरमियान, the officer of the court and the suitor or attorney as to the necessity of paying a fee or the amount thereof, the question shall, when the differences arises in any of the high courts, be referred to the taxing officer, ठीक है, whose decision thereof shall be final except when the question is in his opinion one of general importance। अलबत्ता उसकी डिसीजन फाइनल होगी, अलबत्ता जब वो जर्नल इंपॉर्टेंस का मैटर होगा तो फिर टैक्सिंग, फिर वो फाइनल नहीं होगी। इन विच केस ही शैल रेफर इट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और ऑफ सच जज ऑफ द हाई कोर्ट एज द चीफ जस्टिस शैल अपॉइंट ईदर जर्नली और स्पेसिफिक इन दिस बिहाफ। मेरा नहीं ख्याल कि मजीद टाइम यहाँ ज़ाया करने की ज़रूरत है, बहुत क्लियर है, बहुत ईजी है, ठीक है। The Chief Justice shall declare who be taxing officer within the meaning of first paragraph। अब ये हाई कोर्ट ने बताना है टैक्सिंग ऑफिसर कौन होगा, ठीक है। लो भाई बताएं जी, मुझे मेरी बात समझ आ गई। लो हमने सेक्शन 1 पढ़ लिया, हमने चैप्टर 2 पढ़ लिया, उसका सेक्शन 1A पढ़ लिया, सेक्शन उसका सेक्शन 3 देख लिया। सेक्शन 3 था ओरिजिनल साइड पे कोर्ट फी इन हाई कोर्ट, सेक्शन 4 था इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एपलेट एंड ओरिजिनल रिविजनल जुरिडिक्शन में कोर्ट फी। और सेक्शन 5 हमने पढ़ लिया कि जब उनका डिस्प्यूट होगा रिगार्डिंग सेक्शन 3 एंड 4 तो फिर सेक्शन 5 अप्लाई होगा। और फिर हमने सेक्शन चैप्टर 3 में पढ़ा था कि कोर्ट फी इन अदर कोर्ट्स है, ठीक है, और उसमें हमने सेक्शन 6 पढ़ लिया, ठीक है, वो हमने पढ़ा। और उसके बाद अब आ जाते हैं सेक्शन 7, जहां पे हमने रिलेट किया था किसको, जहां पे हमने ये देखा था कि वो जो शेड्यूल 1 में लिखा है कि 7.5% ऑफ अमाउंट और सब्जेक्ट वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वो हम पढ़ रहे थे कि वो अमाउंट या सब्जेक्ट मैटर कैसे कंप्यूट करना है, उसके लिए सेक्शन 7 था। और सेक्शन 7 में जो सबसे पहला था वो फॉर मनी था। फिर हमने पहले लेक्चर में इसकी बड़ी एग्जांपल्स देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है वो और भी बड़ी एग्जांपल्स देखी थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने वो मेंटेनेंस वाला भी देखा था, ठीक है, उसमें हमने एक वो भी की थी, एक एग्जांपल्स जो थी वो भी हमने सामने रखी थी, ठीक है। और फिर अब हमने इसको जो है वो आज आगे लेके चलना है एग्जांपल के साथ कि हमने इसका जो सेक्शन 3 है फॉर मेंटेनेंस एंड एन्यूटीज को मैंने डिफाइन किया था। ये क्या होता है, ये होता है कि आप कहीं पे पैसे अपने इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो एनुअली आपको क्या करते हैं, उसमें वो प्रॉफिट व्हाट्सएवर इंटरेस्ट की सूरत में जो भी वो आपको पे करते हैं। मैंने बताया था ये कुछ इंश्योरेंस वाला हिसाब भी समझ लें कि आपने कुछ चीज़ें इंश्योरेंस, तो उसका एक पेट जो है वो आपको क्या आता है, वो बेनिफिट आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये बात हो रही है पीरियडिकल की, ठीक है। इन सूट फॉर मेंटेनेंस
अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये क्यों लिखा गया मेंटेनेंस, जबकि मेंटेनेंस पे तो कोर्ट फीस सिर्फ और सिर्फ कितने की लगती है, 15 रुपए की। तो फिर मैंने आपको उसकी दो रीजंस बताई थी। मैंने कहा था कि कोर्ट फी एक्ट आया 1964 में और ये आया 1870 में। तो ये वो वजह है कि ये पुराना ही यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। आर न्यूटीज, ठीक है, वो जो सालाना उसको आने थे पैसे, ठीक है। और अदर सम पेएबल पीरियडिकली, यानी महीने महीने के या दो दो महीने के वक्फे से जो पैसे आने थे, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्या मतलब कि उसका 7.5% दोगे और लेकिन 25,000 से कम है तो फिर तो नहीं ना लगना, ठीक है। ऑफ द सूट एंड सच वैल्यू शैल बी डीम्ड टू 10 टाइम ऑफ द अमाउंट क्लेम टू बी पेएबल, 10 टाइम टू बी 10 टाइम द अमाउंट क्लेम टू बी पेएबल फॉर 1 ईयर। पीरियडिकली है ना, तो एक साल की जो फीस निकलती है कि जो अदायगी होनी थी उसको किससे जरब दो, उसको 10 से जरब दो, तो जो वैल्यू आएगी उसका 7.5%। और फिर मैंने आपको उसकी एक एग्जांपल बना के बताई। मैंने कहा कि वो कहता है असलम हैज क्लेम्ड रुपीज कितना, 30 लाख, ठीक है, 3 लाख एज एन्यूटीज फॉर लास्ट 3 ईयर्स। वो कहता है 3 साल का मुझे जो है ना 30 लाख रुपया दिलाया जाए, ठीक है, मेंटेनेंस के तौर पे व्हाट्सोएवर, ठीक है। अब रेट कितना एन्यूटीज का, कितना एक साल का बन रहा है, 1 लाख रुपया। और वो क्या कहता है कि सब्जेक्ट मैटर कैसे कंसीडर करना है, 10 टाइम। तो फिर एक साल का अगर 10 लाख हो तो कितना बना, 10 टाइम 10 लाख का। और 10 लाख का 7.5% या मैक्सिमम 15,000, वो कितना बना, 15,000। तो हम कहेंगे जी 15,000 की कोर्ट फी लगेगी। होप कि आपको मनी के सोर्स में भी वो आ गई कैलकुलेट करना कोर्ट फी, और आपको न्यूट्रीज में। अच्छा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने कहा ना मुझसे ये नहीं होता कि मैं आंखें बंद कर लूं और मैं कहूँ चलो यार आगे चलो। मेरा ये होता है कि ये सेक्शन अगर इसका कॉन्सेप्ट मेरा नहीं क्लियर हो रहा या किसी का नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं वो क्या कहते हैं, अब हम अगला उठा लेते हैं वो। अब हम चल रहे हैं फॉर मूवेबल, फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग अ मार्केट वैल्यू, ठीक है। In suits for movable property other than money where the subject matter has a market value according to such value at the date of presenting the plaint, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, वो कह रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी हो और मनी के अलावा, मनी वाला तो ये ऊपर हमने क्लियर कर लिया ना 1 में, क्यों भाई, जबकि वो जो कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो किस नेचर की हो, मार्केट वैल्यू की नेचर की हो। अब आपको मैंने स्पेसिफिकली इफेक्ट पढ़ाया हुआ है और उसमें मैंने आपको ये एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो जिसको हम कहेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ मार्केट नेचर, मार्केट वैल्यू, ठीक है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। देखें, अगर एक आइडल है, बुत है जिसको हिंदू खुदा कहते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, एक पेंटिंग है और वो जो पेंटर जिसने वो पेंटिंग बनाई है वो मर चुका है। तो क्या वो पेंटिंग जो है हम कह सकते हैं कि ये मार्केट में अवेलेबल है, ये वाली पेंटिंग नहीं ना कह सकते। तो फिर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ये उस वक्त है जब प्रॉपर्टी की नेचर ऐसी है कि वो चीज बाजार से भी मिल सकती है और उसकी मार्केट वैल्यू भी मौजूद है। अब हर चीज ही जो है वो मार्केट वाली है। मतलब मैं बताता हूँ, एक तरफ से शुरू हो जाते हैं, कोई गाड़ी है तो गाड़ियां आम मिल जाती है, सुजुकी की गाड़ी आम मिल जाती है, बाइक है आम मिल जाती है, कोई हाउस होल्ड आर्टिकल है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी है ना। तो जिसकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल होगी उसके लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, ये सब सेक्शन 3 ये वाला अप्लाई होगा। और जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं दी होगी वो ये देखें, ऑफ नो मार्केट वैल्यू, वो 4A है। तो दोनों में फर्क समझ आ गया। और ये भी समझ आ गया कि मार्केट वैल्यू और विदाउट मार्केट वैल्यू से क्या मुराद है। मैंने आपको वो पेंटिंग वाली मिसाल दे के आपको मैंने जो है वो समझाया है।
ठीक है। अब आ जाए, कहते हैं इन सूट्स फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर दैन मनी वेयर द सब्जेक्ट मैटर एज मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू सच वैल्यू एट द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग द प्लेंट। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सी बात बताता हूँ कि चले मैं ना एक प्रोपोजिशन लिख के आपको बताता हूँ ताकि ना आपको जो वो जो है वो उसकी जो है ना वो समझ आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखी है। वो कहता है असलम हैज फाइल्ड सूट फॉर रिकवरी ऑफ 20 वॉशिंग मशीन्स फ्रॉम अकबर, मार्केट वैल्यू ऑफ मशीन इज इतनी, कंप्यूट द कोड फी। सबसे पहले देखें वॉशिंग मशीन है वो तो आम अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन मशीन उसने कितनी दी है, 10,000 रुपया। तो कंप्यूट द कोड फी प्रोपोजिशन है ना, ठीक है। तो देखें अगर एक मशीन की कीमत 10,000 है तो दो मशीनों की कीमत कितनी होगी भाई, इसको 10,000 से जो है वो ज़रब दे दो, तो ये ज़रब दी तो ये कितना बना, ये मेरा ख्याल बना 2 लाख रुपया है। तो कोर्ट फी हमें पता है कि 7.5% या मैक्सिमम 15,000 और 2 लाख का 15,000 ही बनता है। तो सिंपल हम कहेंगे कि कोर्ट फी जो है वो कितने की अदा होनी, 15,000 रुपए की। और वो पीछे मैंने प्रोपोजिशन में आपको बताया है कि कैसे लिखना है। आपने लिखना है कि एज पर शेड्यूल 1 सीरियल नंबर 1 आर्टिकल 1 the court fee upon the subject matter rupees 2 lakh is 50,000 rupees। वो मैं आपको ऑलरेडी जो है वो बता चुका हूँ। तो क्यों भाई, आपको एग्जांपल्स के साथ समझ आ गई, ठीक है। अब आगे चलो, अब 4 क्या है, वो कह रहा है इन ए सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ नो मार्केट वैल्यू। अच्छा, जब उसकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, यानी वो नायाब किस्म की है, ठीक है, तो उस सूरत में कोर्ट फी कितनी लगेगी, ठीक है। अच्छा, मेरी एक बात सुने, ये जरा देखें, ये जो सेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रपोजिशन आ जानी है, आ जानी है, आ जानी है, ठीक है। अच्छा, इसमें हर ये जो ए बी सी है ना, इसको आखिरी पैरे के साथ मिला के पढ़ना है। मसलन आप समझ लें बी है ही नहीं, इसको ऐसे पढ़ें। वो कहता है कि फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी वेयर द सब्जेक्ट मैटर हैज नो मार्केट वैल्यू एज फॉर इंस्टेंट इन द केस ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू टाइटल। जैसे उसने मिसाल दे दी है कि कोई आपने डॉक्यूमेंट रिकवर करना है, किसी से कोई रजिस्ट्री लेनी है, ठीक है, तो उस सूरत में जाहिर बात है उसकी कोई मार्केट वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्या कैसे कह रहा हूँ कि हर एक के एंड पे उसने बताया है कि सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ नो मार्केट वैल्यू। और अब आप जाएं नीचे, ये है according to the amount at which relief sought is valued in the plaint or memorandum of appeal। According to the amount at which the relief sought is valued in the plaint or memorandum of appeal। याद करें, आपको पता प्लेंट में एक सब्जेक्ट मैटर का भी लिखा जाता है कि इस दावे की कितनी मालियत है, और वो मालियत जो है वो फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी और फॉर द पर्पज ऑफ जुरिस्डिक्शन होती है। तो वो पहला प्रिंसिपल जो यहाँ ले डाउन कर रहा है, वो कह रहा है अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का दावा है ऑफ नॉन मार्केटिंग वैल्यू की नेचर का, तो वो कहता है उसके सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी होगी एट विच द रिलीफ इज सॉट इज वैल्यूड, ठीक है। जितना वो खुद कह दे, जितना वो खुद कह दे। अगर वो कहे कि मेरे रिलीफ की कीमत 50 रुपए है, तो फिर 50 रुपए ही कंसीडर होगी। 50 रुपए चूंकि 30,000 से कम है तो उस पर कोई कोर्ट फी नहीं लगनी। अगर वो कह दे कि मेरे रिलीफ की कीमत जो है वो 70 लाख रुपए है, ठीक है, तो वो 70 लाख के ऊपर जो भी वैल्यू लगेगी वो उसके मुताबिक कोर्ट फी देगा। तो ये डिस्क्रिशन है किसकी, एप्लीकांट की, सूटर की, कि वो उस मैटर की कोर्ट फी कितनी लिखता है, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी लिखता है। हर जगह पे उसकी मर्जी नहीं चलेगी, सिर्फ कौन से दावे में उसकी मर्जी चलेगी, एक मनी वाले सूट में जहां उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। क्या ये वो फॉर मनी वाला सूट जो 1 में आता है, क्या इसमें वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लिख सकता है? नहीं, इसमें तो जो अमाउंट उसने क्लेम की वो होगी। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मार्केट नेचर उसकी नहीं अवेलेबल, मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू वो खुद लिख देगा उस पर कोर्ट फी लगेगी। और ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अगर कोई राइट इन्फोर्स करवाना है तो उसमें ये 2 जो है
वो उसमें उसमें भी वो अपनी मर्जी की वैल्यू लिख सकता है। डेक्लारेटरी सूट में याद है इस्तकारे के दावे में वो लिखता है, वो कहता है जी कि फॉर द पर्पज ऑफ मालिते दावा या फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी और इलाकाई समात अदालत आज़ा मैं इसकी कीमत जो है वो 400 रुपये मुकर्रर करता हूँ। ठीक है, तो वो ये है, लॉ ने उसको इजाजत दी है ना। या इंजंक्शन के दावे में वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू रख सकता है, ईजमेंट के दावे में वो अपनी मर्जी से, अकाउंट्स के दावे में वो अपनी मर्जी से वैल्यू लगाता है। यही वो वजह है कि वो हमेशा 25,000 से जो प्लेंटिफ एक्ट कम लिखता है और इन दावों के ऊपर जो है वो कोर्ट फी जो है वो नहीं लगती। जिस दिन वो लिखेगा 25,000 से ज्यादा, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारेगा, तो उस दिन कोर्ट भी कहेगी लाओ 7.5% के हिसाब से कोर्ट फी। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। मैं दोबारा आपको बताने लगा हूँ, प्लीज दोबारा मेरी बात गौर से सुने। मैंने ये कहा है कि कोर्ट फी कुछ तो फिक्स कोर्ट फी है जो शेड्यूल में बता दी गई, तो वो तो उसके हिसाब से लगनी है, तो कोर्ट फी खत्म हो गई, ठीक है ना, इशू खत्म हो गया। लेकिन फिर हमने देखा सीरियल नंबर 1 पे कि अगर कोर्ट फी स्पेसिफिकली नहीं दी तो वो खुद डिटरमिन करनी है किस हिसाब से, 7.5% ऑफ वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि वो सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है वो कैसे डिटरमिन होगी। वो सेक्शन 7 शुरू किया तो उसने कहा अगर तो मनी का सूट है तो भाई जितने पैसे वो क्लेम कर रहा है वो अपने पैरे में भी ये लिखेगा कि जी मेरी जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख को पकड़ के 7.5% के हिसाब से उसकी कोर्ट फी कैलकुलेट कर लो। अगर वो ये कहता है जी मेंटेनेंस का दावा है तो कर लो। अब जो 4 है इसमें उसको इजाजत दे दी कि भाई तुम अपनी मर्जी से वैल्यू रख लो जो तुमने रखनी है। ठीक है, तो अगर उसने वैल्यू 25,000 से कम लिखी है तो फिर ऑब्वियसली वो 1983 के ऑर्डिनेंस के तहत एग्जेम्प्टेड है, तो उस कोर्ट फी नहीं लगनी। लेकिन अगर वो उससे ज्यादा है तो 7.5% के हिसाब से जो है वो कोर्ट फी जो है उसके ऊपर जो है वो लगेगी। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अच्छा, अब मैं आपको ना बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा था कि हम ये बता रहे थे कि हम इसमें जो चीजें हम देख रहे थे वो ये थे कि हमने देखा मनी सूट्स। ठीक है, तो हमने देखा उसमें एक अमाउंट होगी, वो अमाउंट अगर 25,000 से ज्यादा होगी उस पर कोर्ट फी लगेगी। ठीक है, इस तरह मूवेबल प्रॉपर्टी का हमने देखा। अब नीचे आगे हमने देखा मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, इन्फोर्समेंट ऑफ या डेक्लरेटरी डिक्री होगी, तो इसमें जो वैल्यू वो खुद लिखे। अच्छा, कोर्ट जो है ना वो पता कहाँ से शुरू करेगी, वो जो प्लेंट होगी ना, प्लेंट जिसमें मसलन जो सीपीसी का ऑर्डर 6 है वो कहता है कि एक कॉलम उसमें सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू का होगा, तो सबसे पहले कोर्ट उसको उठाएगी, सबसे पहले उस प्रोविजन को उठाएगी कि इसने जो है वो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो कितनी लिखी है। ठीक है, अच्छा फिर उससे आगे उसको लेके चलेगी। अच्छा, हम भी ऐसे ही करते हैं। जब मैं वकील था तो मैंने जो प्लेन्स ड्राफ्ट की थी तो वो मैंने अभी आपके सामने खोलूंगा तो मैं आपको उसका कॉलम पे लेके चलूंगा। मसलन ये सूट फॉर डैमेजेस है, कौन सा है, सूट फॉर डैमेजेस है। ठीक है, सूट फॉर डैमेजेस है, सही है। फर्ज करें इसमें 5 लाख रुपया क्लेम किया है, कितना क्लेम किया है, 5 लाख रुपया। तो सबसे पहले आप देखें ये कोर्ट फी में ये देखें, ये हमने 1 में पढ़ा था, इन दी सूट्स इंक्लूडिंग सूट फॉर डैमेजेस और कंपनसेशन, तो ये 1 में आ गया। ठीक है, डैमेजेस का क्लेम है ना, तो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, अब मैं ये प्लेंट में देखें, ये सूट फॉर डैमेजेस है, इसमें वो वाला कॉलम ढूंढें, ये कितने की क्लेम की है, वो नीचे आके, ये शायद अभी चेंज नहीं हो सका, द वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड जुरिसडिक्शन इज ₹5,22,000। कितना है, 5,22,000। सही है, तो ये उसने खुद लिखी है, सही है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे ये चीज देखनी है कि उसने क्लेम कितने का किया है, उसने क्लेम कितने का किया है। फर्ज करें उसने डैमेजेस क्लेम किए हैं 1 करोड़ रुपए के, और यहाँ पे वैल्यू सिर्फ लिखी है 5,000 या 10,000,
तो कोर्ट उसको क्या कहेगी कि भाई इसको ठीक करके लाओ, क्योंकि वो जो कोर्ट फी एक्ट का जो वो कहता है सेक्शन 7(1) है, वो ये कहता है कि जितनी वैल्यू रिकवरी में मांगोगे वही सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होगी। तुम 1 करोड़ रुपया मांग रहे हो एज ए डैमेजेस, और तुमने जो कोर्ट फी है, कोर्ट फी के पर्पज के लिए तुम आके कहते हो 50,000 रुपया इसकी वैल्यू है, तो पहले अपने प्लेंट को दुरुस्त करके लाओ। मेरी बात की समझ आ गई? लेकिन अगर यही दावा डिक्लेरेटरी होता, तो फिर अगर उसने 5,000 लिखा होता तो फिर कोई इशू नहीं था। क्यों? क्योंकि वो 4 कहता है वो अपनी मर्जी से लिख ले जितनी वैल्यू लिखना चाहता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो 1, 2, 3 है, इसमें सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू वही होगी जो उसने क्लेम की है। इधर वो अपनी मर्जी से सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू नहीं लिख सकता, लेकिन जो 4 है उसमें वो अपनी मर्जी से वैल्यू जो है वो लिख सकता है, उसको कह सकता है। अब ये मैं आपको एक और दिखाता हूँ। इधर था सूट फॉर डिक्लेरेशन। ये एक डिक्लेरेटरी सूट है जी, डिक्लेरेटरी सूट है। ये भी मैंने ही ड्राफ्ट किया है, ये देखें, ये सूट फॉर डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो इसके जरा उसमें आए, cause of action में आए। The value of the suit for the purpose of court fee and jurisdiction is fixed 400 रुपये which is exempted। मैंने कहा जी 400 रुपया सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू। क्या यहाँ पे मैंने कोई गलती की है? नहीं, क्योंकि एक डिक्लेरेटरी सूट है, और जो 7 है उसका क्लास जो 4 है और उसका क्लास जो है C है, वो कहता है टू ऑब्टेन द डिक्लेरेटरी डिक्री, उसकी वो जो वैल्यू खुद से क्लेम कर ले, जो वैल्यू खुद से वो कह दे वही होगी। तो वो चूंकि 25,000 से कम है तो उस पर कोई कोर्ट फी नहीं लगनी। क्यों बच्चों? होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। इसी तरह मैंने एक और निकाला था सूट फॉर इंजंक्शन। ये सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन है। तो इसमें भी मैंने लिखा है जी मैं 400 रुपया रखता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो भाई बात ये तय हुई कि जो तो ये होगा ना, हाँ, ये किधर से आ गया वो, कोर्ट फी एक्ट किधर चला गया? कि ये जहाँ पे मनी या जहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी होगी और मार्केट नेचर की, तो जो उसकी वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी, उसी के मुताबिक कोर्ट फी लगेगी। लेकिन अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी मार्केट वैल्यू मौजूद नहीं है, या ज्वाइंट फैमिली में राइट को इन्फोर्स करना है, या डेक्लेरेटरी डिक्री में कोई डेक्लेरेटरी डिक्री लेनी है, या कोई इंजंक्शन का दावा करना है, या कोई ईजमेंट का दावा करना है, या कोई अकाउंट का दावा करना है, तो उस सूरत में जो वो अमाउंट एट विच द रिलीफ इज सॉट इज वैल्यूड, यानी जो वो अपने उस रिलीफ की कीमत खुद रख दे प्लेंटिफ, उसी के मुताबिक जो है वो कोर्ट फी लगेगी। चाहे वो प्लेंट है, चाहे वो मेमोरेंडम ऑफ अपील है। मेरा ख्याल है कि इससे डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जा सकता। लीजिए अब मैं इसको एक दफा इसकी रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, अब 4 आ जाए। हाँ, अब 4 है, वो कह रहा है, इन सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ नो मार्केट वैल्यू टू इन्फोर्स द राइट टू शेयर इन ज्वाइंट फैमिली। देखे ना, मेरी बात सुने, वो आपस में फैमिली सेटलमेंट हुई थी कि ये गली जो है ना ये रास्ता छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब दूसरी पार्टी जो है ना उसको वहां से गुजरने से रोक रही है, ठीक है। तो ये जो टू इन्फोर्स द राइट टू शेयर इन राइट टू शेयर इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है, कि उसका शेयर है ज्वाइंट प्रॉपर्टी में और उसका एक राइट है, ठीक है, और उस राइट को क्या किया जा रहा है? इन्फ्रिंज किया जा रहा है, तो वो उसका दावा कर सकता है। और जो कोर्ट फी है वो लगनी है 7.5% के हिसाब से, 7.5% ऑफ सब्जेक्ट मैटर, और जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होगी वो जितनी लिख देगा वो होगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा, फॉर अ डेक्लेरेटरी डिक्री एंड, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको समझ नहीं ना आ रही तो फिर लेक्चर को सुनिएगा, फिर सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर अ डेक्लेरेटरी डिक्री एंड कंसिक्वेंशियल रिलीफ टू ऑब्टेन अ डिक्री
a declaratory decree or decree where consequential relief is paid. देखो मेरी बात सुने, to obtain a declaratory decree or order where consequential relief is paid, where consequential relief is paid। अब मेरी एक बात सुने, एक डेक्लरेटरी डिक्री होगी विदाउट कंसिक्वेंशियल रिलीफ, विदाउट कंसिक्वेंशियल रिलीफ, ठीक है। उसके लिए आप क्या करें, ये है वेयर कंसिक्वेंशियल रिलीफ इज पेड। विदाउट कंसिक्वेंशियल रिलीफ के लिए मैंने आपको बताया था शेड्यूल 1 में जाएं और या शेड्यूल 2 में जाएं, और उसका वो था कितने नंबर, सीरियल नंबर 11 शेड्यूल 2 का। ये देखें, ये देखें, टू obtain a declaratory decree when no consequential relief is sought। वो जो सिचुएशन डील कर रहा है वो किससे डील कर रहा है, वो डील कर रहा है where consequential relief is sought। अच्छा, consequential relief से क्या मुराद है, एक तो ये है ना कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि मैं मालक हूं, ये हो गया मेन रिलीफ, और ये एज ए consequential relief कोर्ट मुझको पोजेशन भी दिलाए, तो ये क्या हो गया, consequential relief हो गया। जब कंसिक्वेंशियल रिलीफ भी मांगा होगा तो फिर वो वाली प्रोविजन अप्लाई करेगी, फिर ये वाली। लेकिन अगर सिंपल ये कहा जाए कि मुझे लीगल एयर डिक्लेयर करें बस, तो कंसिक्वेंशियल रिलीफ तो नहीं है, तो फिर कौन सी प्रोविजन अप्लाई होगी, ये वाली। टू obtain a declaratory decree where no consequential relief is paid, 30 रुपीज। लेकिन इस पे भी मैंने आपको बताया कि वो 1983 का जब ऑर्डिनेंस आया और उसने कहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्राडिक्टरी इन कोर्ट फी एक्ट के अगर 25,000 से कम है तो कोई कोर्ट फी नहीं लगनी। तो उसके बाद फिर ये वाली बात भी खत्म हो गई कि जब वो जो वैल्यू वो लिख रहा है वो 400 रुपया लिख रहा है, तो फिर ये वाली वैल्यू भी अप्लाई नहीं होती, ठीक है। तो होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई। अब आप वापस आए ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक और चीज अब क्लियर करना चाहता हूँ। कंसिक्वेंशियल रिलीफ जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक कंसिक्वेंशियल रिलीफ वो होता है जो कि मेन रिलीफ से फ्लो कर रहा होता है। किससे फ्लो कर रहा होता है, मेन रिलीफ से। और एक कंसिक्वेंशियल रिलीफ वो होता है जो कि मेन रिलीफ से जो है वो नहीं निकल रहा होता। मसला मैं आपको बताता हूँ। फॉर डेक्लरेटरी डिक्री एंड कंसिक्वेंशियल रिलीफ, ठीक है, अगर तो वो कंसिक्वेंशियल रिलीफ किससे निकल रहा है, डेक्लरेटरी डिक्री से ही निकल रहा है, तो उस सूरत में तो ये वाली प्रोविजन अप्लाई होगी। लेकिन अगर वो कंसिक्वेंशियल रिलीफ वो असल मेन रिलीफ से नहीं निकल रहा, ठीक है, तो उस सूरत में उसको कंसिक्वेंशियल रिलीफ के मुताबिक फीस देनी होगी। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बंदा वो करता है सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है, तो ये जो रिकवरी ऑफ पोजेशन है ये जो है ये मेन रिलीफ से फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। वो तो ये है कि मुझे मालक डिक्लेयर किया जाए, तो है ये कंसिक्वेंशियल रिलीफ, लेकिन ये कंसिक्वेंस वो नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, वो जो मेन रिलीफ है। तो उस सूरत में वो जो रिकवरी ऑफ पोजेशन में हमने पढ़ा है कि अगर पोजेशन क्लेम करना है तो जो वैल्यू है उसकी उसका 7.5% लाए, फिर उसको उसकी कोर्ट फी जो है वो लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर एक शख्स ये कहता है कि कोर्ट इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करे और इस कैंसिलेशन के बाद जो फर्दर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्री हुई हैं उसको भी कैंसिल करे, तो फर्ज कर लें 1 मिनट के लिए कि वो जो डॉक्यूमेंट था ओरिजिनल जिसको कैंसिल करवाया है वो मेन रिलीफ है, और जो फर्दर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रियों को कैंसिल करवा रहे हैं वो कंसिक्वेंशियल रिलीफ है। अब ये उसी में से फ्लो कर रहा है। अब अगर मेन रिलीफ पे कोर्ट फी यानी नहीं लग रही तो कंसिक्वेंशियल रिलीफ पे भी नहीं लगेगी, कंसिक्वेंशियल रिलीफ पे भी नहीं लगेगी। मसलन एक बंदा डेक्लरेटरी दावा कर रहा है कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि ये डॉक्यूमेंट मेरे राइट्स पे नल एंड वाइड है और इस डॉक्यूमेंट से आगे जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं वो भी नल एंड वाइड है, तो ये हो गया इनकंसिक्वेंशियल रिलीफ, ठीक है, यानी उसी से ही फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर अदरवाइज कंसिक्वेंशियल रिलीफ डिफरेंट है तो उस पे कोर्ट फी फिर वो कंसिक्वेंशियल रिलीफ के हिसाब से लगेगी, ठीक है। बहरहाल इतना जरूरी नहीं था, अगर समझ आ गई तो ठीक है वरना छोड़ दें। अच्छा जी, इसी तरह इंजंक्शन है, टू ऑब्टेन इंजंक्शन आ गया, ईजमेंट राइट को इन्फोर्स करना है, तो भाई मैं आपको प्रपोजिशन देता हूँ कि भाई वो कहता है कि जी वो फर्ज कर लें कि उसका राइट ऑफ लाइट है उसकी, ठीक है,
और दूसरे ने वो खिड़की जो है उसकी वो उधर दीवार कर दी है, उसने दावा करना है, बताओ कोर्ट फी कितने की लगेगी। तो फौरन आपका माइंड जो है वो क्लिक करना चाहिए कि ये सेक्शन 7(4) और उसका जो है वो, तो कहता है जी कि ये खिड़की का जो है ना, इसने दीवार कर दी है तो मेरा एक ईजमेंट राइट है, तो इसको इन्फोर्स करवाने आया हूँ। तो आपने उसकी कोर्ट फी, आपसे कहा जाता है प्रोपोजिशन में कोर्ट फी डिटरमिन करो, तो आपने फौरन ये लिखना है कि द कोर्ट फी विल बी कंप्यूटेड एज पर दी value of the relief as mentioned by the plaintiff in his plaint। ठीक है, if that value is mentioned is less than 25,000, that plaint will be exempted from court fee, but if that value is mentioned as more than 25,000, then as per schedule serial number 1 article number 1, the value will be computed at the rate of 27.5% of that value of subject matter as mentioned by the plaintiff, and if that value is above 2 lakh, then maximum rupees 15,000 will be paid as court fee। तो ये उसका जो है वो जवाब होगा। ठीक है, इसी तरह फॉर अकाउंट्स, अगर अकाउंट्स का किसी ने दावा किया है फहमीदे साहब का ये वो, तो उसमें भी जो वैल्यू वो खुद लिख देगा, उसी के मुताबिक जो है वो उस पर क्या होगा जी, कोर्ट फी जो है उसके ऊपर लगेगी अपील पे या उस पर। होप के बच्चों आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, इन ऑल सच सूट्स द प्लेंट शैल स्टेट द अमाउंट एट विच द वैल्यू और रिलीफ सॉट। देखा, वो मैंने आपको वो निकाल के भी दिखाया था कि वो इसके लिए प्लेंटिफ अपने दावे में क्या करेगा, तो उसकी वैल्यू जो वो खुद रखना चाहे वो उसके अंदर जो है वो लिखेगा। ठीक है, लेकिन वो उसमें लिखेगा। ठीक है, provided and nothing in this class shall apply to the sort mentioned in class 4A। ठीक है, अब class 4A को भी देख लेते हैं, ये क्या है। For a declaratory decree regarding immovable property on the basis of alleged sale, अच्छा, in the suits for declaratory with or without consequential relief as to right or title to immovable property based on alleged sale, gift, exchange and mortgage according to the value of the property। ये चीज देखें, जहां पे कोई डेक्लारेटरी दावा किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम डॉक्यूमेंट, सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, एक्सचेंज हो गया, मोर्गेज हो गया, तो फिर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, फिर जो उस वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की, उसके मुताबिक कोर्ट फी लिखेगी। दोबारा बताता हूं, अगर वो डॉक्यूमेंट जिसकी बुनियाद पर डॉक्यूमेंट किया जा रहा है वो सेल डीड नहीं है, वो गिफ्ट नहीं है, वो एक्सचेंज नहीं है, वो मोर्गेज नहीं है, फिर तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा फॉर डेक्लारेटरी डिक्री एंड कंसिक्वेंशियल रिलीफ के जो वैल्यू वो खुद लिखते। लेकिन अगर उसने एक सेल डीड की बुनियाद पर डेक्लारेटरी दावा किया है कि कोर्ट डिक्लेयर करे कि इस सेल डीड की बुनियाद पे मैं मालक हूं, तो फिर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके मुताबिक कोर्ट फी लगेगी, फिर जो उसकी वैल्यू होगी फिर उसके मुताबिक जो है वो कोर्ट फी लगेगी। मसलन मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब कोर्ट कैसे डिटरमिन करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? ऑब्वियसली उसने साथ में जो रजिस्टर्ड सेल डीड, पहले तो उसका वो कॉलम पढ़ा जाएगा ना, जो उसने लिखा होगा कि मैं फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस की कितनी वैल्यू रखता हूँ। ठीक है, और कोर्ट देखेगी कि क्या इसने ये जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लिखी है ये इसने दुरुस्त लिखी है या कोर्ट फीस से बचने के लिए कम लिखी है। तो कोर्ट वो जिस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे वो मालक है, रजिस्टर्ड सेल डीड है, कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को खोलेगी और उसमें देखेगी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की। ठीक है, अगर वो 25,000 से ज्यादा है तो कोर्ट उसको कहेगी कि चलो भी कोर्ट फी जो है वो लेके आओ। और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, मसलन ऑरल म्यूटेशन है, सिंपल इंतकाल है या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, और कोर्ट को भी लगता है कि इसने जो वैल्यू सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू गलत लिखी है, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? सॉरी, अगर उसने फर्ज करें ओरल सेल म्यूटेशन है, ओरल सेल म्यूटेशन है तो उसमें भी कोर्ट फी लिखी। हाँ, अगर गिफ्ट है तो गिफ्ट में वैल्यू मेंशन नहीं होती,
ठीक है। और अगर कोर्ट को लगता है कि इसने सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जानबूझ के सही नहीं लिखी, लाहौर है, लाहौर में वैल्यू करोड़ों की होती है प्रॉपर्टी की, तो फिर कोर्ट कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवाएगी कि इसकी, इस प्रॉपर्टी की, इस मकान की मार्केट वैल्यू बताओ। वो जब वैल्यू आ जाएगी तो कोर्ट पहले तो उसको कहेगा चलो इसको दुरुस्त करो अपनी प्लेंट को, ये जो तुमने सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लिखी है। फिर कोर्ट उसका 7.5% कैलकुलेट करके उसको कहेगी कि चलो कोर्ट फी जो है वो पे करो। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई, ये इतना मुश्किल नहीं है। 7(4)A दोबारा बता रहा हूँ, अगर डिक्लेरेटरी डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ 4 थिंग्स, सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज या मॉर्गेज डीड किया गया है, उसकी बुनियाद पे अगर डिक्लेरेटरी दावा किया गया है, तो उस सूरत में जो कोर्ट फी है वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उसके मुताबिक 7.5% के हिसाब से जो है वो लगेगी। ठीक है। अब वो मैंने आपको इससे एडिशन ये बताया कि कोर्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेगी। एक तो पढ़ेगी कि उसने प्लेंट के अंदर उसकी वैल्यू कहाँ कितनी लिखी है, फिर कोर्ट वो डॉक्यूमेंट खोल के देखेगी कि उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कितनी है। ठीक है। फर्ज करें अगर उसमें वैल्यू लिखी हुई है, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लिखी हुई है 20,000, तो कोर्ट क्या करेगी कि 25,000 तक एग्जाम्प्ट है, तो कोर्ट कहेगी कोई कोर्ट फीस नहीं है। अगर उसमें वैल्यू लिखी हुई है 1,00,000 रुपया, तो कोर्ट 7.5% के हिसाब से कहेगी 7,500 रुपया दो। अगर उसमें कोर्ट फी सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू लिखी है 2,000, तो कोर्ट 7.5% के हिसाब से कहेगी कि भाई 15,000 दो। अगर उसमें वैल्यू 1 करोड़ रुपया लिखी है, तो कोर्ट को पता है कि मैक्सिमम 15,000 कोर्ट फी ली जा सकती है, तो कोर्ट कहेगी 15,000 रुपए की कोर्ट फी जो है वो तुम जो है वो कोर्ट में जो है वो जमा करवा दो। ठीक है। होप कि आपको मेरी बात की समझ। तो डिक्लेरेटरी डिक्री, अब 3 तरह से कोर्ट फी होगी डिक्लेरेटरी डिक्री में। एक वो जिसमें कोई कंसिक्वेंशियल रिलीफ नहीं मांगा गया, वो शेड्यूल 2 और उसका सीरियल नंबर 11 जो कहता है 30 रुपए की लगेगी। ठीक है। लेकिन वो भी अब वो ऑर्डिनेंस के तहत एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। दूसरी जो है वो 7(4)A है, जो कहता है कि अगर किसी सेल, गिफ्ट या एक्सचेंज या मोर्गेज की बुनियाद पे वो डिक्लेरेटरी दावा किया गया है, तो उस सूरत में जो है वो कितने की कोर्ट फी लगेगी, जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसके मुताबिक लगेगी। और अगर ये दोनों कैटेगरीज नहीं है, तो फिर ऊपर वाला है जो कहता है जो वैल्यू वो लिख दे उसके मुताबिक जो है वो दावा वो लगेगी। अब आगे चलते हैं जी। 7 फॉर पोजेशन ऑफ लैंड्स, हाउसेज एंड गार्डन्स। ठीक है। फॉर पोजेशन ऑफ लैंड्स, हाउसेज एंड गार्डन, इन सूट फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड, हाउसेज एंड गार्डन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है। जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू होगी उसके मुताबिक, एंड सच वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी where the subject matter is land and where net profits have arisen from such land during the year next before the date of 15 times of such net profit। ठीक है। लो भाई, अगर मैंने आपको ये आज समझा लिया ना, तो मुझे ना, मैं समझता हूँ कि मेरे से यानी इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज लैंड एंड वेयर नो सच प्रॉफिट हैव अरीजन देयर फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड, वेयर सब्जेक्ट मैटर इज ए हाउस और गार्डन अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गार्डन। ठीक है। अब मैं ना आपको एक एग्जाम्पल के साथ जो है ना ये सारा कुछ जो है ना वो एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है। लो बच्चों, मैंने आपके लिए ना एक एग्जाम्पल लिखी है। वो क्या है, कहता है कि अली हैज इंस्टीट्यूटेड ए सूट, अली हैज इंस्टीट्यूटेड ए सूट फॉर पोजेशन, अली हैज इंस्टीट्यूटेड ए सूट फॉर, Ali has instituted a suit for possession of an urban land measuring 5 मरला. The market rate of 1 मरला is 20,000। अब वो कहता है कोर्ट फी डिटरमिन करो। क्या करो? कोर्ट फी डिटरमिन करो। अब मेरी एक बात सुने, एक होती है एग्रीकल्चर लैंड, एक होती है अर्बन लैंड, एक होती है अर्बन लैंड। ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड जो जरी जमीन होती है, और अर्बन लैंड जो सकनी होती है, जहां पे घर बने होते हैं, या जो या जो जो है जो मसलन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही होती, जैसे प्लॉट वगैरह है। ठीक है। उस सूरत में है। अच्छा, जैसे किसी सोसाइटी में कोई वो प्लॉट वगैरह है, तो उसके पोजेशन का दावा किया गया। किसका दावा किया गया?
उसके पोजेशन का दावा किया गया है। तो अब वो कहता है कोर्ट फी जो है ना वो कंप्यूट करो, और वो खुद ही कह रहा है, वो कह रहा है कि एक मरले की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 20,000 है। तो अब हम उधर जो पढ़ के आए हैं ना कोर्ट फी एक्ट में, फॉर पोजेशन वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज लैंड एंड वेयर नो सच प्रॉफिट हैव अरिजन, यानी जिसमें से वो यानी एग्रीकल्चर पर्पज नहीं है और वहां से कोई वो प्रॉफिट वगैरह नहीं आ रहा उसकी एग्रीकल्चर की सूरत में, मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड, मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड। तो भाई सबसे पहले देखें, आप इस तरह करके बताता हूँ, प्राइस ऑफ वन मरला कितनी, बोले 20,000, ठीक है। तो फिर प्राइस ऑफ 5 मरला कितनी हुई, बोले वो हो जाएगी, भाई आप कहेंगे सर 20,000 को जरब दे दें किससे, 5 से, तो ये बराबर कितनी आ गई, 1,00,000 रुपया। कितनी आ गई, 1,00,000 रुपया। अच्छा, अब ये होगी किसकी, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू। अब कोर्ट फी क्या है, वो कोर्ट फी का फार्मूला ये है कि 7.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो 7.5% मल्टीप्लाई बाय ऑफ किसका, 1,00,000 रुपया ना, 1,00,000 ना, ठीक है। तो 7.5%, इसको का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय क्या बोला, पिछले लेक्चर में भी बताया था, 1,00,000 से इसको क्या कर देनी है, ज़रब दे देनी है, ठीक है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने रिजल्ट भी निकाल लिया वो फार्मूला लगा के कि 1,00,000 के पीछे तो 7,500 होता है। अच्छा जी, 7, अब हमें पता था 7.5, और अगर आप फीसद खत्म करेंगे परसेंटेज तो 1/100, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1,00,000, और हमें पता था 7.5 को अगर वो खत्म करना है तो 7/10 इशारिया खत्म करना है तो, और 1/100 और मल्टीप्लाई बाय 1,00,000, ये अब 0 से 0 कट गए सारे, तो ये बन गया 75, और 3 0 कट गए, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आ गया 75, 7,500 रुपया, वही आ गया। तो देखा आपने मैंने कैसे कोर्ट फी जो है वो कैलकुलेट की है, क्यों जी, समझ आ गया। तो ये था वो वाला फार्मूला कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सच लैंड। अब मेरी एक बात सुने यहाँ पे, ठीक है, अगर उसने सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो मसलन सेल डीड में कुछ और लगी है, या कोर्ट को लगता है कि अब तो वैल्यू कुछ और है प्रॉपर्टी की, तो उस सूरत में कोर्ट कंसर्न्ड ऑफिसर को भी कह सकता है कि ये जो प्लॉट है इसकी मार्केट वैल्यू बताओ, और वो जो रिपोर्ट आएगी उसकी बुनियाद पे कोर्ट वो प्लेंट को भी दुरुस्त करवाएगी, और उसके मुताबिक कोर्ट फी का भी जो है वो क्या करेगी, वो जो है वो ऑर्डर करेगी। अच्छा, अब ना इसी इसी एग्जाम्पल को एक और एंगल से देख लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एन एग्रीकल्चर लैंड, किसकी, एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, बस यही है। बस वो कहता है अब आप ना मयरिंग कर दें, मयरिंग आप कर दें 10 कनाल, कितनी, 10 कनाल 0 मरला। अब वो कहता है जी कि इसकी निकालें, वो जो है वो कोर्ट फी जो है वो निकाल लें, ठीक है। अब एग्रीकल्चर लैंड पे वो कहता है कि जो उसको उससे प्रॉफिट आ रहा है उस पे वो फसलें वगैरह बोने के बाद, वो उसका जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है उसके 15 टाइम्स के मुताबिक कोर्ट फी लगनी है। घबराए ना, मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से है। देखें, इसका तरीकेकार ये होता है कि कोर्ट क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है उसका दावा हो गया, अब कोर्ट ने उसका वो निकालना है, उसकी वो क्या कहते हैं उसकी कोर्ट फी डिटरमिन करनी है। तो सबसे पहले कोर्ट क्या करेगी कि वो जो कंसर्न्ड कंसर्न्ड जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको कहेगी कि इसका प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट दाखिल करो,
इसको ना इस तरह भी बोलते हैं झाड़ पैदावार। ये ना गवर्नमेंट ने कोई हिसाब किताब लगाया होता है कि एक खास एरिए के अंदर जो है एक कनाल या एक एकड़ जो है उसका इतना जो है वो, यानी उसके इतने यूनिट बनेंगे, ठीक है, और उन यूनिट का इतना प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो ये झाड़ पैदावार मंगवा लेनी है। क्या करना है? झाड़, अच्छा इसको ना जरा लीगल टर्म में भी देख लेते हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ लिखा है, इसको देखें। The produce index unit means the measures notified by the government in terms of which the productivity of area of land or particular client assessment circle or area is completed। ये उनका हिसाब है, वो जो गवर्नमेंट है उसका हिसाब है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये जो नेट प्रॉफिट है ना जी, ये जो नेट प्रॉफिट है एग्रीकल्चर लैंड का, ये सिंपल वो रेवेन्यू ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी कि बताएं जी कि इसका जो है वो, इसका जो नेट प्रॉफिट जो है वो सालाना वो कितना है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू उधर से आ जाएगी उसका 15 टाइम जो है वो करके, तो उसको क्या कहा जाएगा कि इतने की इस पे जो है वो कोर्ट फी लगेगी। फर्ज करें कि ये है ना, ये वाला 10 कनाल का, तो आर रिपोर्ट, ओहो क्या हो गया तुझे, रिपोर्ट समन फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर रिगार्डिंग नेट प्रॉफिट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा जी, सपोज सपोज रेवेन्यू ऑफिसर submitted report that net profit net profit uh, net profit for one canal of the suit property is rupees 50,000, फर्ज करें 50,000, ठीक है। तो ये आ गया, पर मंथ कर लें, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये आ गया, अब ये 15,000 पर कनाल है ना, तो भाई फिर नेट प्रॉफिट फॉर वन कनाल कितना है, रुपीज 50,000 है, और नेट प्रॉफिट फॉर 10 कनाल कितना हो गया, वो कितना हो गया, वो हो गया 50,000 को किससे ज़रब देनी है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना आ गया 5 लाख है। और आगे वो 5 लाख की कोर्ट फी निकालनी है, तो वो आपको फार्मूला पता है, वो जारी बात है वो 15,000 रुपया जो है वो लगेगी। तो नेट प्रॉफिट अगर अगर वो प्रॉपर्टी मसलन वो है मसलन अर्बन प्रॉपर्टी है, तो जो वैल्यू उसकी मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की उसके हिसाब से जो है वो क्या करना है, वो कोर्ट फी लगनी है, ठीक है। और अगर वो, सॉरी ये हम एक मिस्टेक करेंगे नेट प्रॉफिट में ना, ठीक है। देखें उसने कहा था before where the subject matter is the land and where net profit have arisen from such during the year next before date of 15 time of such net profit, 15 time of such net profit। तो ये इस तरह से गलत हो गया कि उसने कहा जी कि फर्ज करें उसने कहा जी उसने पूरी प्रॉपर्टी का बताना है नेट प्रॉफिट, किसका, पूरी प्रॉपर्टी का बताना है। सपोज रेवेन्यू सबमिटेड व्हाट द नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी सूट प्रॉपर्टी इज 15,000 रुपीज, ये उसने रिपोर्ट दे दी। अब इस 15 टाइम का क्या करना है, इस 50,000 का क्या करना है, आपने निकालना है 15 टाइम, तो ये कितना बना 7,50,000 रुपया, कितना, तो ये बन गई किसकी वैल्यू, सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू, इस स्टेटमेंट के मुताबिक कि उसका 15% लो, 15 टाइम लो उस नेट प्रॉफिट का।
अब ये 7.5% का जो ये 7.5 लाख के ऊपर जो है वो कोर्ट फी है वो कितनी लगेगी, वो 15,000 रुपया लगेगी। तो आपको मेरी बात समझ आ गई कि अगर किसी ने पोजेशन मांगा है किसका, अर्बन लैंड का, तो जो मार्केट वैल्यू है उसकी प्रॉपर्टी की उस पे 7.5% के हिसाब से कोर्ट फी लगेगी। और अगर वो है क्या बोला अ, वो है मसलन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो फिर उसके ऊपर जो है कोर्ट क्या करेगी कि वो कंसर्न जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर है उससे नेट प्रॉफिट उसका सालाना मंगवाएगी, और उसके ऊपर जो है वो उसका 15% ज़रब करके वो सब्जेक्ट मैटर वैल्यू बनेगी और उसका 7.5% कोर्ट फी लगेगी। अच्छा, हम जरा उर्दू में देखें नेट प्रॉफिट को क्या कहते हैं। कौन सा था, सेक्शन 7, ये ये अराजी घरों बगात की मलकियत के मुकदमे शय जहाँ मुतलका शय अराजी हो और अर्जी दावा किए जाने से पहले अगले साल के दौरान ऐसी अराजी मुनाफा जात जो मुनाफा आ रहा हो उस ऐसे खालस मुनाफे का 15 गुना खर्चे निकाल के जो बाकी, और ये कौन बताएगा कि इसका मुनाफा कितना है, नेट प्रॉफिट कौन बनाएगा, वो कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर बताएगा। तो उसको 15 से ज़रब देके तो उसका 7.5% जो बनेगा वो उसकी कोर्ट फी लगेगी। अच्छा, जहां मुतलका शय अराजी और जहां अराजी से कोई मुनाफाजात हासिल नहीं हुई, इससे अराजी की बाजारी कीमत वो भी वो रेवेन्यू ऑफिसर दे देगा उसकी कि इसकी बाजारी कीमत जो है वो कितनी है, ठीक है। और उसके बाद अब हम चलते हैं अगले के ऊपर, वो क्या है, where the subject matter is a house or garden according to the market value of the house or garden, ठीक है। तो वो जो है वो जारी बात है कि हाउस जो है तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी बनी होगी, तो वो घर की और प्लाट की कीमत में फर्क तो आ जाता है। तो फिर हाउस की जो मार्केट वैल्यू होगी वो कोर्ट रेवेन्यू ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवा के, तो वो अगर 25,000 से ज्यादा है तो 7.5% के हिसाब से उसकी कोर्ट फी ले लेगी। ये किस में हमने देखा, जब पोजेशन के दावे होंगे। कौन से दावे होंगे, अब आगे चलें। अब चलते हैं टू इन्फोर्स ए राइट ऑफ प्रियम्पशन, कि अगर एक प्रियम्पशन का राइट जो है उसको अगर इन्फोर्स करवाना है तो उस सूरत में क्या होगा। अब देखें, where the subject matter is a land according to the value of the land in respect of which the right is claimed calculated by multiplying the produce index units of which such land with the money value of a produce index notified by the government, ठीक है। अब प्रियम्पशन का जो दावा है, कौन सा, प्रियम्पशन का जो दावा है, प्रियम्पशन सूट, उसमें कोर्ट फी कैसे डिटरमिन होती है। उसमें ये है कि फर्स्टली कोर्ट जो है, फर्स्टली कोर्ट विल समन रिपोर्ट फ्रॉम, अच्छा, दावा कौन सा है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वाला, कौन सा, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। अगर दूसरी होगी तो वो तो जाहिर बात है वो मार्केट वैल्यू। अच्छा, फर्स्ट कोर्ट विल समन द रिपोर्ट फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफिसर रिगार्डिंग ए प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट। ये वो चीज है कि कोर्ट उससे झाड़ पैदावार मंगवाएगी, उससे झाड़ पैदावार मंगवाएगी किससे, रेवेन्यू ऑफिसर से। और वो जो आएगी उसको जो मसलन वो जितने की वो प्रॉपर्टी बिकी है, जितने की वो प्रॉपर्टी बिकी है उससे किधर गया, अच्छा, वो जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना वो उसमें दो चीजें देगा। एक तो वो क्या करेगा कि वो उसके टोटल यूनिट्स बताएगा, टोटल यूनिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टी जो मसलन जो प्रॉपर्टी बिकी है, ठीक है, उसके मुताबिक तो कोर्ट फी लगनी ही नहीं है जितने की वो बिकी है। नहीं 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 नहीं, इंडेक्स यूनिट मंगवाया। अब इंडेक्स यूनिट क्या है, इंडेक्स यूनिट ये है कि गवर्नमेंट ने एक फार्मूला रखा हुआ है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर वो बनाता है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक कि भाई इस इतने इंडेक्स यूनिट बनते हैं, बस आप इसको इस हद तक याद रखें, ठीक है। अब
और साथ में उसका फिर गवर्नमेंट शेड्यूल भी जारी करती है कि एक यूनिट के इतने पैसे हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो रिपोर्ट जमा करेगा वो एक तो बताएगा उस प्रॉपर्टी के टोटल यूनिट कितने बनते हैं, और साथ में वो ये बताएगा कि रेट पर यूनिट, कि हर इंडेक्स यूनिट के का रेट क्या है, उसकी मनी कितनी उसकी कंसीडर करनी है। तो इन दोनों को, जो उसने उस प्रॉपर्टी के टोटल यूनिट्स बनाए हैं, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, वो जो रेट है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, अगर वो 25,000 से ज्यादा है तो उसका 7.5% के हिसाब से जो है वो कोर्ट फी लगेगी। ठीक है। अच्छा, आपको समझाने के लिए ना, ये फर्ज करें एक प्रेempशन का दावा दायर हुआ है, प्रेempशन का दावा, तो फर्स्ट है ना फ्रेश दावा है, तो सबसे पहले क्या होगा, अगर तो उसने कोई स्टेज 2 मांगा है तो उसके बारे में जो है ना वो ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद तलबी हो जाएगी, उसके बाद एक होता है जरे सोम का ऑर्डर, तो वो ये है, ये देखें, perusal of the record will the instance suit is a suit for possession through preemption. So plaintiff is hereby directed to deposit 1/3 of the sale consideration mentioned in the mutation ये within 30 days from the order for the purpose of, अब ये देखें, अब कोर्ट फी के लिए भी ऑर्डर हो रहा है, for the purpose of court fee, plaintiff is also hereby directed to submit the produce index unit duly issued by revenue officer within 30 days from this order. तो उसको भी कहा जा सकता है, या रेवेन्यू ऑफिसर को भी कहा जाता है कि भाई आप झाड़ पैदावार जो है वो क्या करो, उसको जो है वो जमा करवाओ। अब जो झाड़ पैदावार आ जाएगी, जो भी उसमें जो वो रेट देगा, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके तो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, और उस सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू अगर 25,000 से ज्यादा है तो उस पर फिर वो क्या होगा, वो कोर्ट फी लगाई जाएगी। ठीक है। अब मैंने आपके लिए एक प्रोपोजिशन की है, रेवेन्यू ऑफिसर हैज सबमिटेड रिपोर्ट दैट टोटल प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट फॉर द सूट प्रॉपर्टी आर 200 एंड रेट ऑफ वन प्रोड्यूस यूनिट इज 1000 रुपीज। ठीक है, तो अब वो जो हमने लॉ पढ़ा है वो क्या है, वो कह रहा है कि जहाँ पे प्रेemption का दावा होगा किसका, where the subject matter is a land according to the value of the land in respect of which right is claimed calculated by multiplying the index units of such land with money value of a produce index as notified by the government। तो उसने वो दोनों चीजें दे दी, उसने उसने जो है वो यानी उसने वो प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट भी दे दिया और उसकी मनी वैल्यू भी जो है वो मनी वैल्यू 1000 की सूरत में जो है वो दे दी है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम ये 200 यूनिट्स को, ये जो यूनिट्स हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वो जो 1000 रुपया मनी वैल्यू है, मनी वैल्यू पर यूनिट है। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 लाख, और अब इसका 7.5% के हिसाब से वो ऑफ 2 लाख वो कोर्ट फी आप डिटरमिन कर लें। वो ऑब्वियसली वो हमें पता है कि वो 15,000 बन रही है, तो कोर्ट उसको कहेगी 15,000 रुपया कोर्ट फी दे दो। क्यों भाई, आपको समझ आ गई? अगर ये 25,000 से कम होती तो कोर्ट कहता है एग्जेम्प्टेड। तो प्रेemption के दावे में जितने की वो प्रॉपर्टी बिकी है उसके मुताबिक कोर्ट फी नहीं लगनी, बल्कि प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट आना है और उसके मुताबिक कोर्ट फी जो है वो कैलकुलेट करनी है। होप कि आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, ये था एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन अगर वो दूसरी हो तो फिर जारी बात है वो जितने की वो प्रॉपर्टी बिकी होगी फिर उसके मुताबिक उसकी कोर्ट फी जो है वो देखी जाएगी। वेयर द, अच्छा, वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज अ गार्डन, हाँ, वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज ए गार्डन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 4 ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ हमने गार्डन की जो वैल्यू निकाली थी अकॉर्डिंग, गार्डन की वैल्यू कहाँ निकाली थी, वो क्या कह रहा है, राइट, हाँ, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्लास 5 ऑफ दिस सेक्शन। तो क्लास 5 ये था, और जहाँ पे वो गार्डन होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस और गार्डन, तो वो मंगवा ली जाएगी उसकी वैल्यू और उसके मुताबिक कोर्ट फी जो है वो डिटरमिन कर ली जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलें। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें
कह रहा प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट झाड़ मीन मयर्स द मयर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ विच प्रोडक्टिविटी ऑफ एकड़ ऑफ लैंड आर फॉर a particular kind in a particular assessment circle or area is computed। यानी वो गवर्नमेंट ने अपनी असेसमेंट की होती है कि ये एक खास एरिया के अंदर जो है इसको कितना जो है यानी इसके कितने यूनिट्स जो है वो बनते हैं। उसके बाद 7 पे चलें। For interest of assignee of land revenue in suit for interest of an assignee of land revenue 15 times his net profit as such for the year next before the date of presenting the value। ठीक है, यानी वो क्या कह रहा है कि असाइनी कौन होता है। असाइनी ये है कि वैसे लैंड रेवेन्यू एक बंदे ने वसूल करना था, लेकिन उसने आगे किसी को राइट डेलीगेट कर दिया है कि वो जो है वो क्या कहते हैं वो इंटरेस्ट जो है वो वसूल कर सकता है। तो अब अगर वो असाइनी अपना इंटरेस्ट वसूल करने के लिए वो करना चाहता है, वो दावा करना चाहता है, ठीक है, तो उस सूरत में जो नेट प्रॉफिट होगा उसका जो 15% होगा 15 टाइम्स होगा वो सब्जेक्ट मैटर कहलाएगा और फिर उसके बाद कोर्ट फी जो है वो कैलकुलेट होगी। ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम ऊपर जो है हम लोग ऊपर जो है वो कर चुके हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चले। टू सेट असाइड एन अटैचमेंट इन ए सूट टू सेट असाइड एन अटैचमेंट ऑफ लैंड आर ऑफ एन इंटरेस्ट इन लैंड आर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट और वैल्यू विच द लैंड आर इंटरेस्ट वाज अटैच्ड। ठीक है, देखें जितनी की प्रॉपर्टी रिकवरेबल है जिसकी वजह से अटैचमेंट की गई है, मसलन एक बंदे ने 5 लाख रुपया देना था तो उस 5 लाख रुपए की वजह से वो प्रॉपर्टी क्या कर दी गई, अटैच कर दी गई। ठीक है, तो अब अगर उस अटैचमेंट को सेट असाइड करवाना है तो वो जो 5 लाख रुपए है जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी अटैच हुई थी उसके हिसाब से कोर्ट फी जो है वो डिटरमिन होगी। इसको मैं जल्दी इसलिए बाईपास कर रहा हूँ कि ये ना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाले 1-2 जो है। Provided that where such amount exceeds the value of the land or interest, the amount of fee shall be computed as if the suit were for the possession of such land। हाँ, अलबत्ता वो कहता है अगर इंटरेस्ट डाल के उसकी वैल्यू जो है वो रिकवरी की वो असल वैल्यू से एक्सीड कर रही है तो फिर वो कह रहे हैं कि असल वैल्यू जो है या जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है बस उसी के मुताबिक की जो है ना चले। पंखा बंद कर दो, इशू हो रहा है। अच्छा, रिडम्पशन का अगर दावा हो in suit against a mortgage for the recovery of property mortgage or foreclosure and the suit for by mortgagee to foreclose the mortgage or where the mortgage is made by conditional sale the value the sale declare absolute according to the principal money expense to be secured by the instrument of mortgage money। सबसे पहले बात समझिए रिडम्पशन और फोरक्लेयर का क्या मतलब होता है। बच्चों याद रखो, वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर किसी ने पैसे वापस नहीं किए तो दूसरी पार्टी ने मालक नहीं बन जाना। ठीक है, एक बात, या अगर किसी ने वो क्या कहते हैं वो तो फिर उसने क्या करना है, उसने कोर्ट में आके दावा करना है, जिसने मोर्गेजी ने उसने आके कोर्ट में आके सॉरी मोर्गेजर ने कोर्ट में आके ये दावा करना है कि जनाब इसने चूंकि मुझे वो रकम वापस नहीं की तो अब कोर्ट मुझे मालिक डिक्लेयर करे तो उसको कहते हैं सूट फॉर फोरक्लोजर। क्या कहते हैं? और अगर एक बंदा आके ये दावा करता है कि जनाब मैं इसके पैसे देने के लिए तैयार हूं, मेरी प्रॉपर्टी को आजाद करवाएं, तो उसको कहते हैं प्रॉपर्टी को रिडीम करवाना। ठीक है, तो दोनों सूरतों में जो असल प्रिंसिपल मनी थी उसके हिसाब से कोर्ट फी लगेगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल मनी, इंटरेस्ट निकाल के। फर्ज करें अगर वो 5 लाख रुपया था तो अब 5 लाख का आ गया, आप 7.5% के हिसाब से जो है उसको क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। अच्छा, अब चलते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक्चुअली आई थॉट कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कंप्लीट नहीं होने लगा, थोड़े बस 2 पॉइंट रह गए। तो इंशाल्लाह जो ही मुझे वक्त मिलेगा इसको भी करवाऊंगा और आगे भी काफ़ी सारा करवाऊंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।